नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं निशांत गोयल आप सभी का वे स्टडी ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एमएस एक्सेल। लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑफिस बटन और या फाइल मेन्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स वगैरह की थी। जैसे न्यू कमांड थी हमारी, ओपन कमांड थी, सेव थी, सेव एज कमांड के बारे में पढ़ा, प्रिंट प्रीव्यू देखा हमने, प्रिंट कमांड क्या होती है, एग्जिट के बारे में, कंट्रोल के बारे में। इसके अलावा हमने कॉपी फॉर्मेट, पेस्ट फॉर्मेट के बारे में रीड किया था। ठीक है साथियों, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई कमांड्स वगैरह देखते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे कमांड आती है एमएस एक्सेल के अंदर एक फाइंड। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ। क्या होती है साथियों? कंट्रोल प्लस एफ होती है। फाइंड का मतलब क्या होता है साथियों? ढूंढना। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। कंट्रोल प्लस एफ इसकी क्या होती है? शॉर्टकट की होती है। फाइंड का मतलब किसी वर्ड, कोई नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया आपका, को फाइंड करने के लिए, फाइंड करने के लिए अगर आपने एमएस एक्सेल के अंदर आपकी जो वर्कशीट है उसके अंदर आपने काफी सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, किसी नेम को आपने फाइंड करना है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर को फाइंड करना है, कोई वर्ड, कोई कैरेक्टर, कोई एड्रेस, फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए किसका यूज करते हैं? फाइंड कमांड का यूज किया जाता है। फाइंड के बाद आता है रिप्लेस। कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एच। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। रिप्लेस का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने फाइंड करा एक नाम अमित। अब इतने सारे 100 नाम थे, उसके अंदर अमित नाम या मुकेश नाम कहां पर है मुझे नहीं पता। 100-200 नामों के अंदर ढूंढना पड़ेगा एक एक नाम की, मुकेश नाम का पर्सन कहां पर है, कौन से रो में उसके नंबर लिखा हुआ है। तो मैंने फाइंड कमांड पे गया और सर्च किया, मैंने फाइंड किया मुकेश। जैसे ही लिख के फाइंड पे क्लिक करूंगा, जहां पर भी उसे उस शीट के अंदर मुकेश नाम दिखेगा वहां पर हमारा कर्सर आ जाएगा। अब मुकेश ने कहा कि मैडम यस सर, मैंने ना अपना नाम मुकेश से चेंज कर कर रख दिया है, मुकेश शर्मा रख दिया है अपना नाम, तो मेरा नाम चेंज कर दीजिए। अब मुकेश से मुकेश शर्मा नाम चेंज करना है तो क्या करेंगे? रिप्लेस कमांड का क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने ऊपर लिखा मुकेश और नीचे रिप्लेस के साथ स्थान पर रख दिया मुकेश शर्मा। और जैसे ही रिप्लेस करूंगा तो मुकेश के स्थान पर क्या आ जाएगा? मुकेश शर्मा का नाम आ जाएगा। तो फाइंड का मतलब किसी वर्ड को, किसी कैरेक्टर को, किसी मोबाइल नंबर को ढूंढने के लिए, और रिप्लेस का मतलब फाइंड किए गए वर्ड को रिप्लेस करने के लिए। फाइंड किए गए, फाइंड किए गए वर्ड को, कोई भी वर्ड है, चाहे मोबाइल नंबर है, नेम है, कोई भी हो, वैल्यू होनी चाहिए। फाइंड की गई वैल्यू लिख लो, चाहे आप फाइंड की गई वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। जो भी आपने वैल्यू फाइंड करी है, चाहे वो वैल्यू कोई नेम हो सकती है, चाहे वो वैल्यू किसी का टेक्स्ट हो सकती है, या कॉन्टैक्ट नंबर हो सकती है, एड्रेस हो सकती है, रोल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइंड की गई वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए, बदलने के लिए किया जाता है। इसके बाद आती है कमांड गो टू। कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी। ये आपने एमएस वर्ड में पढ़ा था। एमएस वर्ड के अंदर इसका यूज करते हैं किसी भी लाइन नंबर पर जाने के लिए, किसी भी पेज नंबर पर जाने के लिए। लेकिन यहां पर इसका यूज डिफरेंट है। कमांड सेम है लेकिन यूज डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एमएस वर्ड के अंदर क्या होते थे? बहुत सारे पेजेस होते थे, काफी सारी लाइनें होती थी। लेकिन एक्सेल के अंदर ना तो पेज होते हैं और ना ही लाइनें होती है। तो एक्सेल के अंदर गो टू कमांड का यूज किस लिए किया जाता है? डायरेक्ट किसी सेल एड्रेस पर जाने के लिए। ध्यान रखना साथियों, डायरेक्ट
किसी सेल एड्रेस पर जाने के लिए, जैसे गो टू कमांड पर क्लिक किया आपने, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर आपने जो सेल का नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा M19, आपको मैंने बताया था सबसे पहले आता है कॉलम का एड्रेस, उसके बाद रो का एड्रेस। जैसे ही आपने M19 लिख के एंटर प्रेस करोगे, आपका जो कर्सर है वो कौन से सेल नंबर पर आ जाएगा? M19 वाले सेल पर आ जाएगा, क्योंकि इसमें सेल्स होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट किसी सेल एड्रेस पर जाने के लिए किसका यूज करते हैं साथियों? गो टू कमांड का यूज किया जाता है। तो फाइंड किसी वर्ड को ढूंढने के लिए, रिप्लेस फाइंड किए गए वर्ड को रिप्लेस करने के लिए, और गो टू क्या होता है? डायरेक्ट किसी सेल एड्रेस पर जाने के लिए। सेल एड्रेस जो भी आप लिखोगे, एंटर करते ही आपका कर्सर उस सेल पर पहुंच जाएगा। और ये आपको मैंने बताया था कि जो सेल पे हमारा कर्सर रखा होता है, जो सेल क्या होती है? सिलेक्ट होती है, वो सेल क्या कहलाती है? जी हां साथियों, बिल्कुल सही कहा आपने, एक्टिव सेल कहलाती है। फिर कह रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। जो सेल हमारी काफी सारी सिलेक्ट सेल्स होती है एक शीट के अंदर, उन सेल के अंदर एक सेल पे हम काम कर रहे होते हैं, एक सेल हमारी क्या होती है? बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होती है। जिस सेल पे हम काम कर रहे हैं या वर्किंग कर रहे हैं, वो सेल क्या कहलाती है? एक्टिव सेल कहलाती है। और एक्टिव सेल का एड्रेस कहां पर शो होता है? तो एक्टिव सेल का एड्रेस हमें नेम बॉक्स में शो होता है। एक्टिव सेल का एड्रेस, हमारी जो सेल एक्टिव है, हमें कैसे पता चलेगा उसका एड्रेस क्या है? एक्टिव सेल का एड्रेस हमें कहां पर शो होता है? नेम बॉक्स के अंदर शो होता है। और यह भी ध्यान रखना, नेम बॉक्स के राइट साइड में, ये उसकी राइट साइड है, नेम बॉक्स के राइट साइड में होती है फॉर्मूला बार। क्या होती है साथियों? फॉर्मूला बार होती है नेम बॉक्स के राइट साइड में। यहां पर क्या शो होता है? फॉर्मूला शो होता है, फंक्शन शो होता है। अगर हमने किसी सेल के अंदर, अगर हमने किसी सेल के अंदर कोई फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? ये फॉर्मूला बार देती है। ये बताती है कि हमने उस एक्टिव सेल पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो जो, दोबारा सुन लीजिए, जो सेल हमारी सिलेक्ट होती है वो क्या कहलाती है? एक्टिव सेल। जो सेल सिलेक्ट होती है उसे क्या कहलाती है? एक्टिव सेल। ये रट लो तोते की तरह, ठीक है, जितना हो सके इनको रट लो, रिवीजन करो बार बार। जो सेल हमारी सिलेक्ट होती है या जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, वो सेल क्या कहलाती है? एक्टिव सेल कहलाती है। एक्टिव सेल का एड्रेस कहां पर शो होता है? नेम बॉक्स में शो होता है। एक्टिव सेल का एड्रेस कहां पर शो होता है? नेम बॉक्स में शो होता है। अगर किसी एक्टिव सेल के अंदर हमने कोई फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो वो कहां पर शो होता है? फॉर्मूला बार में शो होता है। याद हो जाएगा ये आपको? ये आपकी कमांड थी, गो टू किसी सेल एड्रेस पर जाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग सुना होगा आपने? सॉर्टिंग मतलब जो भी हमारा मैटर लिखा हुआ है, जो हमारी लाइंस बनी, रो बनी हुई है, उन रोज को क्या करना? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए। असेंडिंग का मतलब होता है ए टू जेड, और डिसेंडिंग का मतलब होता है जेड टू ए के अंदर अरेंज करने के लिए। जैसे मैंने कोई नाम लिखे हुए हैं, नाम लिखा जैसे एक निशांत, पवन, अमित, वेद, सुमित, योगेश, ऐसे नाम लिखे हुए मैंने। ये नाम कोई ऑर्डर में नहीं लिखे हुए, जैसे ही लिखे हुए वैसे लिख दिए। मैं चाहता हूं इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। अगर मैं ए टू जेड करूंगा तो सबसे पहले क्या नाम आ जाएगा? अमित। ए के बाद आता है फिर एन, इसके बाद आ जाएगा पवन, फिर आ जाएगा सुमित, फिर आ जाएगा वेद, और लास्ट में आ जाएगा योगेश। ये है हमारा ए
से लेकर जेड के बीच। और अगर जेड टू ए करेंगे तो जेड टू ए ऐसे हो जाएगा। अगर मैं यहां लिख देता हूं जेड से ए करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ए से जेड करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो सॉर्टिंग होता है मैटर को क्या करना, असेंडिंग और या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए। असेंडिंग करेंगे तो ए से जेड के बीच में आ जाएगा और डिसेंडिंग करेंगे तो जेड से ए की तरफ आ जाएगा। क्लियर चीज याद रखना। इसकी शॉर्टकट की नहीं है, सभी की शॉर्टकट की नहीं होती, जिसकी है उसकी लिखा दूंगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट होती है ना कमांड, जो जरा यूज में होती है, उन्हीं की शॉर्टकट कीज होती है। इसके बाद दो कमांड होती है, आपको बताया था मैंने, अंडू और रीडू। अंडू का यूज करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए मतलब पीछे की तरफ जाने के लिए इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। और इसका रीडू का यूज करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। दो चीजें होती है, कई बार हम सॉन्ग के आगे की तरफ जाना होता है, कभी हमें सॉन्ग के पीछे की तरफ जाना होता है ना। कोई सॉन्ग सुन रहे हैं अपने, कोई मूवी देख रहे हैं हम, तो मूवी के अंदर अपने होता है कि कई बार हमें कोई सीन अच्छा लग रहा है बैक में, तो हम पीछे की तरफ क्लिक करते हैं, होता है ना ऐसे, डबल टैप करते हैं तो पीछे की तरफ चल जाता है। कई बार आगे की तरफ जाना होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब आगे की तरफ, और अंडू मतलब पीछे की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, और रीडू, रीडू कह दो या रिपीट, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई, इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, इनका सिंबल ऐसे होते देखा होगा आपने, ये बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। एक्सेल के अंदर चार्ट्स होते हैं, चार्ट वगैरह होते हैं बनाने के लिए, जैसे आपने होता है देखा होगा बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, डीए आता है, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन होती है, एसएससी एग्जाम में भी पूछी जाती है आजकल। मतलब आपको एक सर्कल बना के दे देंगे कि एक गांव की पॉपुलेशन है, या एक स्कूल के अंदर मान लीजिए 6400 स्टूडेंट्स हैं, एक स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट्स हैं 6400 हैं। अब इसमें आपको बताता है कि 6400 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ वॉलीबॉल खेलते हैं, कुछ बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं। तो ये आपका रेशो बनाते हो आप इसके अंदर, है ना, कि क्लास फर्स्ट के इतने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो उन जो डाटा को आप चार्ट के रूप में क्रिएट करते हो, चार्ट आपने देखे होंगे इस प्रकार से होते हैं। ये हमारा होता है इस प्रकार से बार चार्ट होता है, क्या देखा होगा आपने ऐसे चार्ट। कुछ आपके इस प्रकार से सर्कल के रूप में होते हैं कि यहाँ पे आपका सर्कल है, ये आपका क्रिकेट खेलते हैं, इतने वॉलीबॉल खेलते हैं, इतने हॉकी खेलते हैं, इतने चेस खेलते हैं, इतने कबड्डी खेलते हैं, इतने फुटबॉल खेलते हैं। देखा होगा इस प्रकार से हम चार्ट बनाते हैं। तो चार्ट वगैरह जो होते हैं वो किस में क्रिएट किए जाते हैं, एमएस एक्सेल में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, चार्ट एमएस एक्सेल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद कमांड आती है हमारी प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया, इस कमांड का क्या यूज है, इस कमांड का यूज किया जाता है कि पूरी रेंज में से, पूरे मैटर में से पर्टिकुलर एरिया का प्रिंट आउट करने के लिए। समझते हैं इसे, मान लीजिए आपने ये एक्सेल की शीट बनाई हुई है, पूरी आपने एक्सेल की शीट बना ली है, ये आपने पूरी एक्सेल की शीट बनाई हुई है, लेकिन मुझे सिर्फ इतने एरिया का ही क्या चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, इतने एरिया का ही प्रिंट आउट चाहिए। या ऐसे समझ लीजिए, आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। स्कूल के अंदर बनाई हुई है एक मार्कशीट,
बच्चे का रिकॉर्ड रखा हुआ है स्कूल के अंदर, उसमें यहां पर तो लगा हुआ है सीरियल नंबर, यहां पर है उस बच्चे का नेम, यहां पर आएगा उसका फादर नेम, यहां पर आ जाएगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर, यहां उसका आ जाएगा एड्रेस, यहां उसके बारे में डिटेल। यहां पे है सीरियल नंबर, यहां पे उस बच्चे का नेम है, यहां पर उसके फादर नेम है, यहां पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, यहां पर उसका एड्रेस है, यहां पर उसका रिमार्क वगैरह लगाया हुआ है इसका। अब मैं जब इसका प्रिंट आउट निकालूंगा, यहां पे बच्चों के नाम भी लिखे हुए हैं, नाम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, रिमार्क वगैरह कौन सी क्लास में है या कुछ कौन से स्पोर्ट्स वगैरह में वो लिखा हुआ है। मान लीजिए किसी क्लास का क्लास टीचर हूं मैं और इस प्रकार से मैंने बच्चों का रिकॉर्ड तैयार करके रखा हुआ है। प्रिंसिपल मैडम आई मेरे पास और उन्होंने कहा कि मुझे इस क्लास 9th के अंदर जितने भी बच्चे हैं ना, उनका नेम, उनके फादर का नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? उनका नेम, उनका फादर नेम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए सिर्फ। ठीक है, लेकिन अभी ये फोटोकॉपी करेंगे, अगर इसकी फोटोकॉपी क्या, सॉरी, अगर इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, हम हार्ड कॉपी निकालेंगे तो हार्ड कॉपी के अंदर सारा आएगा ये। मैं चाहता हूं मुझे सारे का प्रिंट आउट नहीं चाहिए, मुझे कुछ एरिया का ही चाहिए। तो कुछ एरिया का मतलब मुझे सिर्फ इतने एरिया का चाहिए कि सीरियल नंबर आ जाए, नेम, फादर नेम और कॉन्टैक्ट, सिर्फ इतने एरिया का ही मुझे क्या चाहिए? प्रिंट आउट चाहिए। सिर्फ इतने एरिया का, समझ में आ रही चाहिए आपको? ये इतने एरिया का मुझे क्या चाहिए? सिर्फ प्रिंट आउट चाहिए। तो किसी पर्टिकुलर एरिया को मैंने क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। अब जो प्रिंट आएगा ना, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया का ही प्रिंट आएगा। तो प्रिंट एरिया कमांड का यूज करते हैं किसी सिलेक्टेड रेंज का प्रिंट आउट निकालने के लिए। जो भी आपने रेंज सिलेक्ट की हुई है, सिर्फ उसी का क्या निकालेगा? ये प्रिंट आउट निकाल कर हमें देगा। बात समझ में आई आपको? अगर इसको हटा दोगे तो पूरी शीट का आ जाएगा, अगर इसको सिलेक्ट कर लोगे तो सिर्फ पर्टिकुलर इतने का ही क्या आएगा? आपके सामने प्रिंट आउट आएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट कमांड आती है उसके बाद हमारे पास डेट एंड टाइम। इसकी मैंने आपको फंक्शन भी बताया था, फंक्शन के द्वारा भी हम क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज की शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी है। डेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन और टाइम की होती है कंट्रोल प्लस कॉलन। ये सेमीकोलन और कॉलन आपको एक ही की के अंदर मिलेंगे, ध्यान रखना। जो मिड वाली लाइन होती है ABASDF वाली, वहां पर आपको मिलेगा ये वाला बटन। इसमें नीचे की तरफ होगा सेमीकोलन और ऊपर की तरफ होगा कोलन। ठीक है, एक ही बटन में होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर एक ही बटन के अंदर दो बटन होते हैं, आपने देखा होगा, एक ही बटन के अंदर दो बटन होते हैं, इसके अंदर देखा है आपने? आपने ऊपर की तरफ रो देखी होगी, काउंटिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5, उसके नीचे सिंबल लगा होता है @ इक्वल वगैरह, है ना? तो अगर जिन बटनों में, ध्यान से सुनना ये बात, जिन बटनों के अंदर, एक बटन के अंदर, एक की के अंदर दो की होती है, तो नीचे वाला तो एज इट इज वैसे का वैसा आ जाता है, और ऊपर वाले किसी सिंबल का, ऊपर वाले किसी कैरेक्टर का, ऊपर वाले किसी की का यूज करना है, तो हम क्या प्रेस करेंगे साथियों? इसके साथ हम प्रेस करेंगे शिफ्ट। क्या प्रेस करेंगे? ध्यान रखना साथियों, शिफ्ट प्रेस करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। दोबारा फिर बोल देता हूं मैं लाइन, जिन बटनों के अंदर, जिन कीज के अंदर एक की में दो की होती हैं, एक बटन में दो बटन होते हैं, तो क्या होता है? उनमें नीचे वाले तो एज इट इज वैसे के वैसे ही आते हैं। ऊपर वाले किसी बटन का यूज करना है तो शिफ्ट का यूज किया जाता है। जैसे अब ये चीज समझिए आप, मैंने यहां पर लिखा कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। सेमीकोलन कहां पर है साथियों? नीचे की तरफ है। सेमीकोलन कहां पर है साथियों? नीचे की तरफ है।
तो ये तो वैसे का वैसा ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ ये कोलन प्रेस करोगे तो कोलन तो ऊपर की तरफ है, अगर आप कंट्रोल प्लस कोलन प्रेस करते हो तो डेट आती रहेगी बार बार। क्यों? क्योंकि वो सेमीकोलन ले रहा है। अब आप कहोगे सर आपने तो कोलन बताया था, तो आपको पता है कि ऊपर वाले किसी बटन का यूज करना है तो किसका यूज करते हैं? शिफ्ट का यूज करते हैं। तो अगर मैं इसको ये लिखूं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, गलत तो नहीं है? तब भी समझ में आई चीज आपको? दोबारा सुन लीजिए, जिन कीज के अंदर एक की के अंदर दो बटन होते हैं, दो कीज होती हैं, नीचे वाले वैसे के वैसे आते हैं, एज इट इज आते हैं, ऊपर वाले किसी की का यूज करना है, ऊपर वाली किसी की का यूज करना है, तो किसका यूज करते हैं? शिफ्ट बटन का यूज किया जाता है। कौन सी की का यूज किया जाता है? ऊपर वाले बटन को लेने के लिए, इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? शिफ्ट की का यूज किया जाता है। साथियों ध्यान रखना है, ऊपर वाले किसी की का यूज करने के लिए शिफ्ट की का यूज किया जाता है। यह लाइन मैंने 4 से 5 बार रिपीट कर दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को रट लीजिए और प्रैक्टिकल करते समय भी इनको बार बार ध्यान रखिए। तो अगर आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन कर रहे हो तो डेट आ जाएगी। अब कहोगे सर आपने तो कोलन लगाया था, तो ध्यान रखना कोलन ऊपर की तरफ है तो इसके लिए हम शिफ्ट का यूज करेंगे ही करेंगे। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन है तो भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप शॉर्टकट की यही याद रखना, एग्जाम में आपको यही मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए काम आती है चीजें, ठीक है ना, ये सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए काम में है। तो कंट्रोल प्लस कॉलन इसकी क्या होती है? शॉर्टकट की होती है। और बाय डिफॉल्ट डेट का फॉर्मेट क्या होता है? mm, dd और yy, ये आपको मैंने बताया था। बाय डिफॉल्ट डेट का फॉर्मेट होता है mm, dd, yy। पहले आता है मंथ, फिर आता है डे, फिर आता है ईयर। और टाइम का जो फॉर्मेट होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है hh और mm, आवर एंड मिनट। यार हो जाएगा। तो डेट आप शॉर्टकट की के द्वारा भी एंटर कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपको याद होगा टुडे फंक्शन लिखाया था, दोनों चीजों को एंटर करने के लिए एक नाउ फंक्शन लिखाया था, ठीक है, उनका बार बार यूज कीजिए। नाउ का मतलब होता है करंट डेट के साथ साथ टाइम को भी इंसर्ट करने के लिए, और टुडे का यूज करते हैं ओनली फॉर करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है साथियों, याद रखनी है चीज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा किसी सेल के अंदर, ये एक सेल है मान लीजिए, इस सेल के अंदर ये इस प्रकार से 4 हैश आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नोट लगा लीजिए इस पे। ये कोई सेल है, उस सेल के अंदर इस प्रकार से हैश हैश के सिंबल आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हैश का मतलब क्या आया? वो क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर कि बताइए एक सेल के अंदर इस प्रकार से हैश के सिंबल से क्या मतलब निकलता है, वो क्या डिफाइन करता है? 4 ऑप्शन लिखे होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है साथियों कि जो आप वैल्यू लिखना चाह रहे हो वो उस सेल के अंदर क्या हो रही है? आउट ऑफ रेंज जा रही है। क्या हो रही है? उस सेल से बाहर जा रही है। तो जब कोई वैल्यू इस सेल के अंदर पूरी नहीं आ रही है, सेल से बाहर जा रही है, तब कंप्यूटर उसके अंदर क्या दिखा देता है? इस प्रकार से हैश हैश के सिंबल दिखा देता है। तो इसका इलाज क्या है कि आप इस सेल की जो विड्थ है उसको बढ़ा दीजिए। जैसे ही आप सेल की विड्थ को बढ़ा दोगे, मान लीजिए मैंने यहां पर एक नेम लिखा हुआ था निशांत गोयल, लेकिन यहां पर ये नेम तो पूरा आया ही नहीं, ऐसे था। जैसे ही ये पूरा नहीं आया वैसे ही उसके स्थान पर क्या आ जाता है? हैश हैश का सिंबल आ जाता है। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस सेल की विड्थ को बढ़ा दूंगा, वैसे ही ये हैश वाले सिंबल हट जाएंगे और मेरा पूरा का पूरा नाम आ जाएगा। तो जरा फिर सुन लीजिए,
अगर किसी सेल के अंदर इस प्रकार से हैश के सिंबल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू सेल के अंदर प्रॉपर रूप से फिट नहीं हो पा रही है, आ नहीं रही है, वो वैल्यू दूसरे सेल के अंदर से रास्ते से होते पहली लाइन में ही जा रही है। ठीक है, एक बार कंटिन्यू लिखते रहते हैं आगे। सेल पहला ही होता है लेकिन लाइन सेल दूसरा आ जाता है, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, क्रॉस कर देती है वो, लेकिन सेल पहला ही चल रहा होता है। तो दोबारा फिर सुन लीजिए, तो हैश हैश को हटाने के लिए सेल की विड्थ को अगर हम बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, वो नेम, वो वैल्यू, वो पूरी की पूरी वहां पर आ जाएगी। इसका प्रैक्टिकल करके देखना आप, तो आपको और चीज क्लियर हो जाएगी अच्छे से। क्लियर है साथियों? अब एक सेल है ये बना हुआ है, ठीक है, एक सेल है जहां पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, मेरा सेल, मेरा जो कर्सर है वो अगले सेल पे आ जाएगा। ये एक सेल था, यहां पे मैंने अपना नाम लिखा, और जैसे ही मैंने इसे एंटर किया तो मेरा जो कर्सर है वो नेक्स्ट सेल पर आ जाएगा। ये सभी को पता होगा, जो यूज करते होंगे एक्सेल वगैरह उन्हें पता भी होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो ये कर्सर है ना मेरा, ये नेक्स्ट सेल पर नहीं जाना चाहिए। ये कर्सर मेरा नेक्स्ट सेल पर नहीं जाना चाहिए, उसी सेल के अंदर, उसी पैराग्राफ के अंदर सेकंड लाइन पर आ जाए, उसी पैराग्राफ की सेकंड लाइन पर आ जाना चाहिए। दोबारा समझ में देख लीजिए, मैंने निशांत लिखा, मैं चाहता हूं जो मैंने आगे नाम लिखना है ना गोयल, वो उस नाम के नीचे आना चाहिए और उसी सेल के अंदर आना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरा जो कर्सर है वो नेक्स्ट सेल पर आ गया। मैं चाहता हूं नहीं, मुझे वो इस प्रकार से लिखना है। तो एंटर करते ही जो मेरा कर्सर है वो उसी सेल के नेक्स्ट लाइन पर आ जाना चाहिए, उसी पैराग्राफ के नेक्स्ट लाइन पर आना चाहिए। तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं साथियों, ध्यान रखना है, ऑल्ट प्लस एंटर, और ये एंटर का सिंबल होता है। ध्यान रखना साथियों, ऑल्ट प्लस एंटर की का यूज करते हैं। क्या होता है, एक ही सेल के अंदर नेक्स्ट लाइन पर आने के लिए, दोबारा फिर सुन लीजिए साथियों, एक ही सेल के अंदर नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए ऑल्ट प्लस एंटर का यूज किया जाता है। एक ही सेल के अंदर नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए ऑल्ट प्लस एंटर की का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई? एक ही सेल के अंदर अगर आपको डाटा लिखना है और वो डाटा नेक्स्ट लाइन पे लिखना है, तो उसके लिए ऑल्ट प्लस एंटर, नेक्स्ट लाइन पर आने के लिए ऑल्ट प्लस एंटर की का यूज किया जाता है। क्लियर हुई साथियों आपको ये बात? याद रखना, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एंटर करोगे तो आपका कर्सर नेक्स्ट सेल पर आ जाता है। ठीक है, और सेल पे ध्यान रखना, सेल पे हमेशा जो न्यूमेरिकल डाटा होगा, सेल में हम क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं टेक्स्ट और एक क्या लिखते हैं, नंबर। तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट हमेशा कहां लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में, और बाय डिफॉल्ट नंबर हमेशा कहां लिखा जाता है, राइट साइड में लिखा हो जाता है। आपने देखा होगा नंबर अगर आपने यहां लिखा 38, जैसे आप एंटर करोगे आपका नंबर यहां पे आ जाएगा, क्योंकि नंबर जो है वो उसका अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, एंटर की बात आई है तो ये होता है एंटर का सिंबल, ये है किसका, एंटर का सिंबल। एक चीज और, क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द एंटर, एंटर की का दूसरा नाम क्या है। दोबारा सुन लीजिए, एंटर की का दूसरा नाम क्या है, एंटर की का दूसरा नाम है रिटर्न की। हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, हर एक चीज से क्वेश्चन बनता है साथियों। मैं फिर कह रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठिए, अपने नोट्स हाथ से खुद बनाते चलिए, आपको इससे बढ़िया तरीके से नोट्स नहीं मिल सकते हैं। फिर बता रहा हूं, एंटर की का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न की। एंटर की का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न की, क्योंकि एंटर करते ही ये आपको वापस वहीं ले आता है जहां से आपने स्टार्टिंग की थी। ध्यान रखना है, ये मैं लाइन लिख रहा था, यहां पे लाके मैंने जैसे ही एंटर किया, ये रिटर्न करके वापस मुझे वहीं ले आता है जहां पर मैंने क्या की थी,
टेक्स्ट की स्टार्टिंग की थी, डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग की थी, या वैल्यू की स्टार्टिंग की थी। तो एंटर की का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न की के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, और ये होता है एंटर का सिंबल। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, नोट कर लीजिए आप इसे। इसके बाद आपको न्यू शीट। बाय डिफॉल्ट कितनी शीट मिलती है? 3 शीट। बाय डिफॉल्ट कितनी शीट मिलती है? 3 शीट। जहां पर नीचे आपने देखा होगा शीट 1, शीट 2, शीट 3, देखा आपने? इन सभी को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं शीट टैब कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? शीट टैब कहा जाता है। ये होती है आपकी शीट फर्स्ट, ये होती है आपकी शीट सेकंड, ये होती है आपकी शीट थर्ड। आगे आपको शीट 4 लेनी है तो यहाँ पे एक प्लस का बटन बना होता है, क्लिक करते हो तो नई शीट आ जाती है। अदरवाइज न्यू शीट की शॉर्टकट की होती है, न्यू शीट लेने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11। क्या होती है साथियों? शिफ्ट प्लस F11 की का यूज करके आप नई शीट को क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हो। शीट 4, फिर शिफ्ट 11 करोगे, शीट 5, शीट 6, ऐसे ही आप काफी सारी शीट क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हो। और ये शीट जो होती है शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, इन सभी को क्या कहते हैं? शीट टैब कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसे कहा जाता है शीट टैब कहा जाता है। शीट का आप नेम भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट शीट का नेम क्या आता है? शीट 1, शीट 2, शीट 3। शीट का नाम भी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आती है कमांड हमारी जूम। नेक्स्ट जो हमारी कमांड आती है जूम, कि हमारी जो एक्सेल की शीट है, शीट को छोटा या बड़ा करने के लिए, शीट को छोटा या बड़ा, तो शीट को आप मिनिमम कितना जूम कर सकते हो? 10%। और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हो? 400% तक आप क्या कर सकते हो? उसे जूम कर सकते हो। ध्यान रखना साथियों, मिनिमम हम वर्कशीट को, शीट को मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं? 10% तक कम कर सकते हैं, और मैक्सिमम 400% तक हम क्या कर सकते हैं? उसे जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट कितना होता है ये क्वेश्चन आपको फिर मैं कह रहा हूं। बाय डिफॉल्ट जूम का साइज कितना हो? जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हो, जब भी आप एक्सेल को ओपन करोगे या करते हो, अपने आप उसकी जूम की जो क्वालिटी है, जूम का जो परसेंटेज है, वो कितना होता है साथियों? ध्यान रखना है, वो जूम का परसेंटेज होता है 100% होता है। बाय डिफॉल्ट ये कितना होता है? 100% होता है। मिनिमम होता है 10% और मैक्सिमम आप इसे 400% तक जूम कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो होता है 100% होता है। समझ आया साथियों आपको यहां तक? ये था हमारा एमएस एक्सेल। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो धन्यवाद साथियों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। थैंक यू।